हेलो डियर, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सार टीचिंग पॉइंट। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने जो एक टॉपिक कंप्लीट किया था, बहुत इंपॉर्टेंट था, वो था हमारा क्लाइमेट। उसका जो हम लास्ट टॉपिक कहे तो वो था हमारा एलिनो, लानिना और इंडियन ओशियन डाइपोल। इसी के साथ ही हमारा जो क्लाइमेट था इंडियन, वो कंप्लीट हो चुका था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सॉइल, हम कहें तो मृदा या मिट्टी। इसमें हम देखने वाले हैं सबसे पहले कि मृदा कहते किसे हैं, इसके निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मिट्टी किसे कहते हैं, तो हम देखते हैं जो हमारा यहाँ पर हमारे आसपास जो भी हमारी पृथ्वी है उस पर जो चट्टानें पाई जाती है वो अजैविक होती हैं। अब कहें हम इसमें जो हमारा ये जैविक चट्टान है इसमें बीज डालें तो क्या इसमें से कोई पौधा उग सकता है? तो आंसर तो ना ही आएगा, क्योंकि जो हमारी ये चट्टानें हैं वो टोटली अजैविक है, उसमें कोई भी जैविक मात्रा नहीं है। या हम कहें तो जो हमारे आसपास की रेत होती है, क्या हम उसमें कोई बीज डालें तो उसमें से कोई पौधा हो सकता है? तो वहां भी आंसर नो ही आएगा। तो इसके लिए हम देखिए कि मृदा कहते किसे हैं, तो जो हमारी एक चट्टान है, जो हमारी कहें तो पृथ्वी पर चट्टानें पाई जाती हैं वो अजैविक है, और इनसे जो जैविक पदार्थ निकलने की लिंक है उसे ही हम मृदा कहते हैं। अब यहाँ से लिखने के डिफिनेशन में कहें तो जो हमारा सॉइल है पृथ्वी की ऊपरी सतह जिसका विकास भौतिक या रासायनिक अपक्षय या अपर्दन तथा जलवायु तत्वों द्वारा होता है। इसे ही हम मृदा कहते हैं। अब ये जो हमारी डिफिनेशन है ये थोड़ा हम कहें तो किताबी डिफिनेशन हो जाएगी या थोड़ा टफ हो जाएगी, तो अगर हम इसे सरल भाषा में कहें तो हमारा हो जाएगा जो पृथ्वी की ऊपरी अपक्षयित परत है, पृथ्वी की ऊपरी अपक्षयित परत जिसमें जीवन हो या जीवन की संभावना हो, उसे ही हम मृदा कहते हैं। अब ये तो हो गया हमारा मृदा की डिफिनेशन। अब हम कहें जो लगभग एक आंसर आता है कि जो हमारे आसपास के महीन कण है उन्हें मृदा कहते हैं, तो ये जो हमारी डिफिनेशन है ये रॉन्ग होगी, क्योंकि जो हमारे आसपास में महीन कण होते हैं, हम कहें तो अभी फर्श पे भी हमारी धूल पड़ी होती है, तो वो हमारी मृदा नहीं है, ये धूल होती है। हम कहें धूल और मृदा में डिफरेंस क्या है? ये हमारा टोटली अजैविक है, जबकि जो हमारा मृदा है ये जैविक और अजैविक दोनों है। ये है हमारा धूल और मृदा में अंतर क्या होता है। अब यहाँ पर हम देखें कि जो हमारी सॉइल है वो, जैसे हम कहें रेत सॉइल नहीं है, लेकिन जो हमारी रेतीली मृदा जो होती है वो तो सॉइल है। यहाँ हम देखें जो ये हमारा सिल्ट हो जाएगा, यहाँ सैंड और ये है हमारा क्ले। अगर इन तीनों को हम मिला दें तो यहाँ हमारी बनती है सॉइल। ये हमारी सॉइल। अब यदि हम कहें कि इन तीनों को हम समान मात्रा में मिक्स करते हैं तो वही हमारी बन जाएगी दोमट मृदा, जिसे हम बहुत ही डस्ट सॉइल मानते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा लूमी सॉइल, ये हम कहें तो दोमट मृदा। और जो यहाँ बन रही है ये है हमारी क्ले सॉइल, यहाँ वाली हो जाएगी सिल्टी सॉइल। क्ले लोम हम कहें तो ज्यादा उचित रहेगा ये। क्ले लोम, सिल्टी लोम और ये है हमारा सैंडी लोम। ये तो हो गया हमारा मृदा। मृदा कहते किसे हैं, और ये जो हमारा धूल और मृदा में डिफरेंस क्या है, साथ ही हमारी जो मृदा है वो कंपोजिशन हम कहते हैं इसका कौन कौन सा, या सिल्ड क्ले जो भी है ये सैंड। अब उसके बाद देखिए हमारा जो मृदा निर्माण की प्रक्रिया होती है उसमें कौन कौन से फैक्टर हमारे उत्तरदायी होते हैं। वैसे हम कहते हैं जो हमारा ये प्राकृतिक वातावरण है उसमें जितने भी तत्व पाए जाते हैं कहें तो मृदा के निर्माण में अपनी एक भूमिका निभाते हैं, लेकिन बस यही होता है कि कुछ ज्यादा निभाते हैं कुछ कम निभाते हैं। अब जैसे हम बात करें इसमें कुछ फैक्टर्स आएंगे,
पहला जैसे हो गया हमारा चट्टानी। अब अगर हम बात करें चट्टानों की, तो ये चट्टाने ही हमारा दिखाती हैं, जैसे जो पेरेंट मटेरियल होते हैं तो वो दिखाते हैं कि हमारी जो मिट्टी बनने वाली है उसका रंग क्या होगा, उसका टेक्सचर क्या होगा, अर्थात हम कहें तो उसका जो गठन है अर्थात मिट्टी जो है वो महीन है या दानेदार है। तो ये तो हमारी चट्टाने बताती हैं। अब ये चट्टानों से जो निर्मित मृदा होती है, अगर ये स्थानीय रूप से मिल रही है तो इसमें जो हमारे पेरेंट मटेरियल है उनका हम कहें तो अगर वो गहरे रंग पाए जाएंगे या फिर जो भी उसके गुण है वो बहुत ज्यादा दिखाई देंगे। लेकिन वही अगर ये ट्रांसपोर्टेड हो जाती है, नदियों द्वारा बाहर ले जाई जाती हैं, जैसे हमारे जो विशाल मैदान है उसमें जो पाई जाने वाली मृदा है उसमें किस चट्टान से ये टूट कर आई है उसका जो गुण है वो बहुत कम दिखाई देता है। तो ये तो हो गया हमारा चट्टान। दूसरा हो जाएगा हमारा जलवायु। अब जलवायु में जैसे हो जाए कि अगर वर्षा कहीं ज्यादा होती है कहीं पर कम होती है, तापमान कहीं पर ज्यादा होता है कहीं पर कम होता है। अगर वर्षा कहीं पर ज्यादा होती है, जैसे हम कहें कि यहाँ की जलवायु नम है, तो वहाँ की जो खनिज की मात्रा होगी वो मिट्टी में गहराई तक जाएगी, और वहीं पर जब वर्षा ज्यादा होगी तो वो घोलकर उनको बाहर निकाल देगी, अर्थात हम कहें तो खनिजों की मात्रा या रासायनिक पदार्थ जो होते हैं वो कम मात्रा में पाए जाएंगे। और जो हमारा ये है तीसरा फैक्टर हो जाएगा जैविक, हम कहें तो जैविक पदार्थ या जीव या वनस्पति, जीव व वनस्पति। अब इसमें आप देखेंगे जो हमारा जैविक पदार्थ होता है, जैसे हम बात करें कि जो हमारे चट्टान पाए जाते हैं, अगर हम सिर्फ यही बात करते हैं जो जलवायु है चट्टाने चट्टाने तो अभी हमने देखा है कि जैविक होती हैं, अगर उसमें जैविक पदार्थ ना मिले तो वो हमारी मृदा नहीं कहलाएगी। तो वही जो हमारे जैविक पदार्थ होते हैं ये भी चट्टानों को तोड़ने का काम करते हैं। जैसे अपने केचुआ की बात करें, केचुआ ही नहीं जो भी बिल बनाने वाले हमारे जीव होते हैं जो भी चट्टानों में बिल बनाते हैं वो चट्टानों को तोड़ देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारा, बात करें हम केचुआ की या फिर पेड़ों की जड़ें भी जो भी चट्टानों को कमजोर कर देती हैं। तीसरा हम बात करें जो तीन हो गए यहाँ पर, और चौथा हो जाएगा हमारा धरातलीय स्थिति। अब इसमें आ जाएगा हमारा जो स्लोप होता है, जैसे अगर हम बात करें कि जो हमारी कहीं पर स्लोप ज्यादा होता है कहीं पर स्लोप कम होती है, तो ये हमारे उस पर डिपेंड करते हैं कि जो मृदा है वो किस प्रकार से बनेगी, यहाँ पर किस मात्रा में कंकड़ होंगे, किस मात्रा में ये इसमें उर्वरकता होगी, तो वही डिपेंड करते हैं हमारे इसके स्लोप पर। और जो हमारा लास्ट हो जाएगा ये है हमारा समय हो जाएगा। क्योंकि जो मृदा निर्माण की प्रक्रिया हम कहें तो ये यूं ही ऐसे नहीं बन जाती अचानक से कि जैसे यहाँ पर कोई चीज दफनाया गया उसके बाद में उस पर परत पड़ी और वो कल ही मृदा बन गई। इसमें बहुत ज्यादा ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो इसमें समय बहुत ज्यादा लगता है, हम कहें तो ये मंद प्रक्रिया होती है। अब इसे वन बाय वन करके कवर करें तो जो हमारा चट्टाने हैं जलवायु हो किस प्रकार से मृदा निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं, चलिए इन्हें वन बाय वन करके देखते हैं। अब यहाँ हम देखें जो हमारी मृदा निर्माण की प्रक्रिया है, सबसे पहले तो इसे हम पेडोजेनेसिस कहते हैं, क्योंकि जो हमारा ये पेड शब्द है इसे हम कहते हैं मिट्टी। तो अगर हमें अगर कहा जाए कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं तो उसे कहा जाएगा पीडोलॉजी। इसी तरह से जो हमारा पेडोजेनेसिस है ये मृदा निर्माण है। अब इस जो निर्माण की प्रक्रिया है इसमें कौन कौन से फैक्टर जो हमारे रिस्पॉन्सिबल हमने पीछे डिस्कस भी किया, तो वो जो हमारा पहला हो जाएगा उसमें वो है क्लाइमेट, तो जलवायु। अब ये किस तरह से सहायक हो रहा है, क्योंकि आप देखेंगे चट्टानों के अपर्दन में इसमें पहला हो जाएगा हमारा वर्षा, दूसरा ताप, तीसरा पवन। वर्षा क्या करेगी, या तो चट्टानों को तोड़ देगी या कहें तो उसे घोल देगी। दोनों ही कंडीशन में हमारी जो चट्टाने हैं वो कमजोर हो जाएंगी और उनका अपक्षय हो जाएगा। इसी तरह से जो तापमान है आप देखेंगे जब तापमान कम होता है तो संकुचन होता है, और जब तापमान कहें तो बढ़ जाता है तो प्रसारण होता है। अब ये जो संकुचन और प्रसारण की प्रक्रिया हम कहें तो सिकुड़ने और फैलने की जो प्रक्रिया है, जब ये लगातार होती रहती है तो चट्टानें कमजोर हो जाती हैं। इसी तरह से इसमें क्या हो जाएगा हमारा संकुचन और दूसरा हो जाएगा प्रसारण। तीसरा जो हमारा इसमें फैक्टर है वो है पवन। इसमें आप देखेंगे ये घर्षण द्वारा चट्टानों को कमजोर कर देती हैं, हम कहें तो उनका अपर्दन कर देती हैं। क्योंकि आपने इसमें पढ़ा भी होगा जो छत्र शिलाएं आज बनती हैं वो पवनों के घर्षण के कारण बनती हैं। ये तो हो गया हमारा जलवायु।
अब इसमें जो दूसरा हमारा फैक्टर है वो है पेरेंट मटेरियल, या हम कहें तो पैतृक पदार्थ। ये हमारा सबसे पहले डिसाइड करते हैं रॉक कंपोजिशन, हम कहें तो सेल संरचना, और दूसरा सेलों का प्रकार किस तरह से है, उसी प्रकार की हमारी मृदा भी होगी। इसमें आप देखेंगे जो ये सेल संरचना है, ये हमारा डिसाइड करता है कि मिट्टी का रंग जो है वो किस प्रकार का होगा, और उसका जो टेक्सचर है, ये हम कहें तो उसका जो गठन है कि मिट्टी महीन होगी या फिर दानेदार होगी, वो डिसाइड करता है। सेलों के प्रकार में आप देखेंगे चूंकि जो हमारी सेल है वो 3 प्रकार की होती हैं। पहला हमारा आग्नेय, अवसादी, तीसरा हमारा कार्यात्मक या रूपांतरित। अब अगर इसमें क्वेश्चन किया जाए कि कौन सी जो चट्टाने हैं वो बेस्ट सॉइल फार्मर हैं, इसमें हम देखेंगे ये अवसादी चट्टाने हैं। लगभग 90% अवसादी चट्टाने मृदा निर्माण में सहायक होती हैं। और वही अभी हमने देखा भी था, जो हमारी ये चट्टाने होती हैं, अगर हम कहें तो जो चट्टानों से निर्मित मृदा है वो अपने स्थानीय रूप में मिलती है, अर्थात जहां पर इसका अपक्षय अपर्दन हुआ है मृदा वहीं पर बन रही है, तो जिसका कलर होगा वो गाढ़ा होगा। जैसे इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें स्थानीय रूप में, इसमें हो जाएगा हमारा काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, और जो वनीय भूरी मिट्टी पाई जाती है, वन की भूरी मिट्टी आदि। और जो हमारा ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती है, हम कहें तो जो नदियों द्वारा वाहित करके ले जाई जाती हैं, उन्हें कहते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। इसमें आप देखेंगे आ जाएगा हमारा विशाल मैदान की मृदा, ये हमारा जो पेरेंट मटेरियल है वो किस प्रकार से सहायक होते हैं। अब इसमें जो हमारा तीसरा आएगा वो है जैविक पदार्थ। बायोटिक मटेरियल, जो हमारे जीव और वनस्पति होते हैं। तो इसमें जो हमारे जैविक पदार्थ हैं, जैसे इसमें हो जाएगा ये सबसे पहले तो जो इसके जीव के अघटित अंश पाए जाते हैं जिन्हें हम ह्यूमस कहते हैं या जीवांश, ये मृदा को मिलाने में सहायक होते हैं। और दूसरा जो हो जाएगा हमारा बायोटिक मटेरियल में अपर्दन के कारक भी होते हैं, जिसमें आ जाएगा हमारा केचुआ, या हम कहें तो जो भी बिल बना करके रहते हैं उसमें चट्टानों में, तो इसमें एग्जाम्पल में वही ले लेते हैं जिसे हम अर्थवर्म कहते हैं। और दूसरा हो जाएगा हमारा पेड़ों की जड़ें, क्योंकि ये भी चट्टानों को कमजोर करती हैं या तोड़ती हैं। अब जो इसमें हमारे 3 फैक्टर हो गए, चौथा फैक्टर हो जाएगा हमारा धरातलीय स्थिति, या हम इसमें बात करें तो स्लोप की भाग। अब यहाँ आप देखेंगे जैसे एक स्लोप हमारी ये है और दूसरी ये है। अब अगर आप इसमें देखें ए और बी में कहाँ पर सॉइल अच्छी बनने वाली है, यहाँ आप देखेंगे जो हमारी ये तीव्र ढाल है, मैं कहे तो स्टीप स्लोप है, और यहाँ हमारी जेंडर स्लोप है। यहाँ आप देखेंगे यहाँ मृदा को बनने के लिए समय नहीं मिल पा रहा, क्योंकि जैसे यहाँ पर चट्टानें पर्दित होती हैं वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं। ये जो हमारी स्लोप है, ये कहे तो सेडिमेंट के ट्रांसपोर्टेशन की रेट को भी डिसाइड करते हैं, किस रेट से ये
यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होगा इसका, तो इसकी रेट को डिसाइड करते हैं जो हमारी स्लोप है। अब यहाँ हम देखें जो हमारा ए वाला स्लोप है या कहें तो जो हमारी स्टीप स्लोप है, यहाँ देखेंगे बहुत ही पुअर सॉइल बनेगी। यहाँ पर कंकड़ पत्थर ज्यादा होंगे, गोलास होंगे, जबकि जो हमारी बी वाली मृदा होगी यहाँ आप स्लोप देखेंगे ये इतनी कम स्लोप है, ये वाली स्लोप है, और जबकि यहाँ पर जो स्लोप है ये है, तो यहाँ स्लोप ज्यादा, यहाँ पर कम है। यहाँ देखेंगे मृदा बहुत ही महीन बनेगी, यहाँ पर मृदा को बनने के लिए समय भी मिलेगा क्योंकि यहाँ पर ये परत दर परत जमती जाएगी और बहुत ही मोटी परत में मृदा बन जाएगी, तो ये अच्छी सॉइल होगी। ये हो गया हमारा जो स्लोप है वो किस तरह से मृदा के निर्माण में सहायक फैक्टर है। जो हमारा लास्ट फैक्टर है वो है समय, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो हमारा लास्ट वाला फैक्टर है ये समय, हम इसमें कहें इसको देखने के लिए हमें सबसे पहले सॉइल प्रोफाइल देखना होगा कि किस तरह से जो हमारी सॉइल की एक परिच्छेदिका बनती है उसमें कौन कौन से स्तर होते हैं। लास्ट हमारा समय, या हम कहें तो जो मृदा निर्माण की प्रोसेस है बहुत ही मंद प्रक्रिया है। अब यहाँ सबसे पहले देखते हैं जो हमारा सॉइल प्रोफाइल होता है, अर्थात हम कहें तो मृदा परिच्छेदिका। इसके लिए हम जैसे किसी रोड आदि का में कहें तो क्रॉस सेक्शन लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं उसमें जो लेयर बाय लेयर पड़ी होती हैं, जैसे कुछ चट्टानें होती हैं, उसके बाद कुछ महीन कण रहते हैं, कुछ मोटे कण रहते हैं, तो उन्हें कौन सी वास्तविक सॉइल होती है उसमें और कौन सी परत कहाँ पर आती है, हम कहें तो किसके बाद कौन सी परत आती है। अब यहाँ पर हम बात करें जो एक आदर्श मृदा होती है, इसको पढ़ने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सॉइल प्रोफाइल। तो इसके लिए हम सबसे पहले ले रहे हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। सपोज ये यहाँ पर हम कहें तो एक सेक्शन हम ले रहे हैं जहाँ पर ये जो हमारी मृदा हम कहते हैं एक सड़क का ही है, जैसे यहाँ पर ये सड़क जा रही है, हमने यहाँ पर इतना ही सेक्शन लिया हुआ है। अब इसके नीचे हम देखते हैं कौन कौन सी लेयर है। तो सबसे पहले यहाँ हो जाएगा हमारा पैतृक पदार्थ, हम कहते हैं पेरेंट मटेरियल। उसके बाद यहाँ पर ये जो हमारी पेरेंट मटेरियल इसका खंडित टुकड़ा है, हम कहें तो ये खंडित पैतृक पदार्थ है। ये हमारा खंडित पैतृक पदार्थ। उसके बाद जो हमारा यही पैतृक पदार्थ है इसके मोटे मोटे कण जो हैं यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ पर पतले महीन कण हैं। और यहाँ पर जो सड़े हुए पौधों की पत्तियां दी हैं, कहें तो जीवों के बॉडीकल्स हैं। अब यहाँ हम देखें ये है हमारी ओ, ए, बी, सी और डी। यहाँ पर जो हमारा ओ है इसका मतलब है ऑर्गेनिक सॉइल, ये हम कहते हैं ऑर्गेनिक लेयर। ये है टॉप सॉइल, सब सॉइल, और ये हमारा पेरेंट मटेरियल का खंडित टुकड़ा है, और ये हमारा पेरेंट मटेरियल है। अब यहाँ पर हम देखें जो हमारी वास्तविक सॉइल होती है इन चारों लेयर में से, तो वास्तविक सॉइल कौन सी है। यहाँ देखेंगे जो हमारा टॉप सॉइल और सब सॉइल, हम कहें तो ए और बी, इन्हें हम कहते हैं सोलम। यही है हमारी वास्तविक मृदा। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारी टॉप सॉइल है इसमें पाए जाते हैं खनिज पदार्थ और जो भी रासायनिक पदार्थ आदि होते हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। अब जब हम सिंचाई करते हैं तो जो भी जल हमारा नीचे जाता है तो उसी के साथ ही हमारे खनिज पदार्थ भी
नीचे जाते हैं। और वहीं आप देखेंगे जब हमारा यहाँ पर कहते इवेपोरेशन होता है, जब वाष्पोत्सर्जन होता है, तो यहाँ पर ये ऊपर आते हैं। तो यही हमारा जो है एक्चुअल मिश्रण हो रहा है। वैसे भी आप देखेंगे जो हमारी ये दोनों गए तो लेयर है सी और डी, ये टोटली अजैविक है और ये टोटली जैविक है। तो जो हमारी मृदा होती है वो जैविक और अजैविक दोनों होती है। तो ये जो हमारा पोर्शन है ए और डी वाला, इसे हम कहते हैं वास्तविक मृदा, क्योंकि यहीं पर हमारा जो है इसका मिश्रण हो रहा है। अब हम इसके बाद देखें, ये जो हमारा टोटल प्रोसेस है इसे कहते हैं हॉरिजन, जिसे हम कहते हैं संस्तर। इसी तरह से ये हमारी जो है फुली डेवलप्ड सॉइल है, या हम कहें तो जो हमारी डेवलप सॉइल है उसको बनने के लिए जो समय लगता है वही हमारा ये है सॉइल प्रोफाइल जो बना हुआ है डेवलप्ड सॉइल, इसे हम कहते हैं मेच्योर सॉइल। अभी जो हमने स्लोप वाले फैक्टर में देखा था कि ये हमारा स्टीप स्लोप और ये हमारा जेंटल स्लोप। यहाँ आप देखेंगे अगर हम बात करें मेच्योर सॉइल कहाँ है और इनमेच्योर सॉइल कहाँ है, तो ये वाली हमारी जो है ये इनमेच्योर सॉइल थी, क्योंकि इसको बनने के लिए अभी टाइम पर्याप्त नहीं मिल पाया। और ये जो हमारी है ये मेच्योर सॉइल है। अगर हम इंडिया में इसे अप्लाई करें कि जो हमारी कहें तो ये वाली सॉइल जो हमारी जेंटल स्लोप वाली सॉइल थी, ये इंडिया में कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो सबसे पहले आप देखेंगे जो हमारी नदी घाटी के मैदान है, या कहें तो नदियों के मैदान है, वहां पाए जाएंगे। डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाएंगे, तराई और तटीय क्षेत्रों में ये वाली मृदाएं पाई जाएंगी। तटीय मैदानी क्षेत्र में ये हो गया हमारे जो सॉइल के निर्माण के हम कहें तो एक फैक्टर जो इसमें रिस्पॉन्सिबल थे, कौन कौन से थे और किस तरह से अपनी भूमिका निभा रहे थे। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर था हमारा वो था क्लाइमेट और रॉक, जो हम कहें तो चट्टाने और जलवायु। इस तरह से हमारी जो समय हम कहें तो सबसे ज्यादा ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है, तो समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम कहें कि जो मृदा के प्रकार है हम उनकी बात करें तो हम सबसे पहले देखते हैं कि भारत में मृदा की इतनी विविधता क्यों है। क्योंकि आप देखेंगे जो हमारी ये जलवायु है, जो भी हमने अभी फैक्टर्स देखे हैं, इसमें आप देखेंगे जो हमारी इंडिया है उसके बीच से जो लाइन जाती है हम कहें तो जो कर्क रेखा जाती है, उसके कारण से भारत में यहाँ पर आप देखेंगे उष्ण भी है, उपोष्ण जलवायु भी पाई जाती है। ये उष्ण है, ये उपोष्ण। जलवायु के कारण ही हमारी जो वर्षा है वो भी डिपेंडेंट करती है जलवायु पे, तो यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। जो हमारा लद्दाख वाला क्षेत्र है यहाँ आप देखेंगे राजस्थान में भी उतनी वर्षा नहीं होती है। यहाँ पश्चिमी घाट के सिरे पर इतनी वर्षा होती है ज्यादा यहाँ पर, और यहाँ मेघालय आदि यहाँ सब जगह वर्षा होती है। और यहाँ पर भी जो वृष्टि छाया क्षेत्र है पश्चिमी घाट का, वहां पर वर्षा नहीं होती है। कि जलवायु हो गया सबसे पहले कि जो हमारा मृदा की हम कहें तो विविधता है भारत में, तो चूंकि हमारी जलवायु की विविधता है तो मृदा की भी विविधता है। दूसरा जो हमारा चट्टाने हैं, या हम कहें तो भूखंडों की आयु। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, यहाँ पर आर्कियन काल की चट्टाने हैं, जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है। यहाँ पर आर्कियन काल की चट्टाने, यहाँ देखेंगे यहाँ ग्रेनाइट है, यहाँ पर जो हमारा रीयूनियन हॉटस्पॉट था वहां से बसाल्टिक लावा निकला हुआ था। यहाँ मेघालय का पठार है, यहाँ पर जो हमारा दंडकारण्य पठार है। तो यहाँ पर चूंकि हमारे जो शैलों की विविधता है तो इसके कारण से मिट्टी की भी विविधता है। वनस्पतियों की हम बात करें तो जैसे यहाँ पर कहीं पर जीव जंतु में भी हम देखें तो अगर गिर के नेशनल पार्क में पाए जा रहे हैं शेर, तो वहीं पर पाए जा रहे हैं। और जो हमारा चीड़ के वन है और कुछ हमारे जो भी हम कहें तो हिम तेंदुआ आज पाए जाते हैं, तो उनकी अपनी एक स्पेसिफिक जगह है, जिसके कारण से जो हमारी हम कहें तो इनकी डाइवर्सिटी है, जो हमारे जीव जंतु और वनस्पतियां हैं, तो हमारी मृदा की भी वनस्पतियां हैं। इसी तरह से अगर हम कहें जहाँ पर सघन वन पाए जाते हैं वहाँ की मृदा जो है अधिक उर्वर होती है। तो ये सब हमारे एक टॉपिक है जो कि मृदा की विविधता क्यों पाई जाती है भारत में। तो चूंकि हमारे इन्हीं सब चीजों की विविधता है, जो चट्टाने हैं, जो भी जलवायु है, जो भी वनस्पतियां हैं, इसी कारण से हमारी मृदा की भी विविधता पाई जाती है। इसके साथ ही जो हमारा ये फैक्टर्स थे हमारे कंप्लीट होते हैं। अब हम देखेंगे जो हमारा मृदा के प्रकार हैं वो प्रमुख प्रकार आने वाले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।